मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, रुकावट के लिए खेद है। आप तमाम लोगों का, सभी नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आपके इलाके में विभूतिपुर विधानसभा में 3 तारीख को मतदान हो रहा है और इस बार के छोड़ दौन कथील तंग करे छो लोग के देखे दो। आपके विधानसभा में 3 तारीख को मतदान हो रहा है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 दलों का एक महागठबंधन तैयार हुआ है। ये 2019 वाला महागठबंधन नहीं है, क्योंकि 2019 में अजय जी भी चुनाव लड़ रहे थे और हम भी बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। ये 2020 का महागठबंधन है और इस महागठबंधन में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और तीनों वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन, 5 पार्टियों का महागठबंधन हुआ है। कुछ लोग इसको पांडवों का महागठबंधन भी बोल रहे हैं। हालांकि मैं उन चीजों में जाए बिना और ये महागठबंधन क्यों हुआ है और इस महागठबंधन को करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इन चीजों में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं इस मंच से कल आधी रात को मुंगेर में दुर्गा जी के मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस के द्वारा बर्बर लाठीचार्ज की गई, गोली चलाई गई और उसमें पुलिस कहती है कि 1 लड़के की मौत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हैं और वो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है, कर्फ्यू जैसा माहौल है और कितने लोग गायब हैं और कितने लोगों की एग्जैक्टली मौत हुई है पुलिस फायरिंग में, इसका पता नहीं चल रहा है। मैं सबसे पहले इस मंच से घायल हुए व्यक्तियों के प्रति और जो इंसान हमारे बीच इस दर्दनाक घटना के चलते नहीं रहे, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और महागठबंधन के तौर पर इस मंच से हम बिहार सरकार से यह अपील करते हैं कि तुरंत दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके की बर्बरता आम नागरिकों के ऊपर की गई है, यह बिहार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी की भी गुंडागर्दी बिहार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का हम ऐलान इस मंच से करना चाहते हैं। दोस्तों, पुलिस कह रही है कि पहले लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, तो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो आप गोलीबारी करना शुरू कर दिए और आप वीडियो देखिए कि दुर्गा जी के मूर्ति के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं और चारों तरफ से जना मकई के बाल लोग नहीं डेंगवे छे, वैसे लोगों को पीटा गया है। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कोई पार्टी
बहुत दिनों तक सत्ता में रह जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बौरा जाती है। जेना गैया भैंसिया बेसी मरखा हो जाए छै तो ओकरा नाथे के जरूरत नहीं पड़े छै, वैसे ही सरकार को भी नाथने का जरूरत है। पुट्ठा पकड़ के भैंसिया पटक के नाक में सुआ देख जना नहीं था नाथल जाए छै ना, वैसे ही इस सरकार को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इधर उधर का कोई मामला ही नहीं है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। 50 तरह का कंफ्यूजन, 50 तरह का भ्रम लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग होते हैं। उनको ये मालूम है कि उनको किसको वोट करना है। आवे छो मिठाई मटल तो खाए ली है, मुर्गा भात खिलवे छे तो खाए ले चाहिए, खाए में कौन दिक्कत छे? कौन अपना बाप के घर से खिलाए रहे हैं? हमरे तोरे पैसवा लूटे छे 5 साल आ चुनाव घड़ी आए कहे छे मुर्गा भात खाए ले। हे बाबू, अभी जो मुर्गा खाए के फेरा में रहले तो 5 साल फिर मुर्गा बने, तो ये बात जान लो। और अगर आप चाहते हैं कि मुर्गा नहीं बनना है, इंसान है, हमारे पास भी आत्मसम्मान है, तो वो याद कीजिएगा, जब आप कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो रूपा टेबुल को तोड़ दनी और कागज टेबुल के ऊपर से। वो बात याद कीजिएगा कि आप गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, MBA करवाते हैं, ITI करवाते हैं, पॉलिटेक्निक करवाते हैं, तमाम तरह का बुद्धि लगाते हैं कि किसी तरह से बच्चा को नौकरी मिल जाए। हम जानते हैं अपने कुछ दोस्तों को PhD किया है अलग अलग विश्वविद्यालय से, तो एक दिन पूछे यार की हाल चाल, तो बोला B.Ed कर रहे हैं। हम बोला B.Ed कर रहे हो, PhD कर लिए हो उसके बाद B.Ed कर रहे हो? तो बोला B.Ed कर लेंगे ना तो मास्टर का नौकरी मिल जाएगा। अब मास्टर का नौकरी का ये हाल है कि एक ही स्कूल में 3 तरह के शिक्षक हैं। एक जिनको 70,000 तनख्वाह मिलता है, दूसरा जिनको 8,000 तनख्वाह मिलता है, और तीसरा जिनका तनख्वाह का कोई गारंटी नहीं है। एक है अस्थाई शिक्षक, दूसरे हैं नियोजित शिक्षक, और तीसरे हैं अतिथि शिक्षक। एक ही विद्यालय में अलग अलग तरह के शिक्षक। आप महागठबंधन के संकल्प पत्र को पढ़िए, तमाम दलों के जो घोषणा पत्र हैं उसको पढ़िए, उसमें हमने साफ साफ कहा है कि समान काम का समान वेतन लागू करना पड़ेगा। हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे तो हम लोग बार बार ये कहते थे कि बिना पढ़ाए देश का भविष्य स्वर्णिम नहीं हो सकता है। खाली खिचड़ी खिलाइएगा तो खाली खिचड़ी खिलाने से काम नहीं चलेगा। पहले स्कूल में जब कोई पदाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए आते थे तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते थे, आजकल स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं। चाउर दाल में कमीशन, भात दाल हरदी में कमीशन। ये धीरे धीरे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि खाना पीना देना बंद कर दीजिए, खाना पीना देना बंद कर दीजिएगा तो माइयों बाप कहते हैं कि जो बकरी चढ़ाव करने जेबे स्कूल, तो खाना दीजिए, लेकिन सिर्फ खाना ही दीजिएगा और शिक्षकों से पढ़ाने के अलावे सब काम लेते हैं। कभी पशु गणना करवाते हैं, कभी जनगणना करवाते हैं, कभी मतगणना करवाते हैं, सब तरह का काम कराते हैं। अरे शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं,
पशु गणना करने के लिए और जनगणना करने के लिए नहीं होते हैं। आप उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाइए, और अलग डिपार्टमेंट अगर बनाएंगे तब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 10 लाख नौकरी कहां से आएगा। तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10 लाख नौकरी कहां से आएगा। और कहते हैं कि रेवेन्यू कहां से लाएंगे, वहीं से जहां से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कहां से लाए हैं, केकरा से, जनता से हेलीकॉप्टर। तो वही जनता के पैसा से आप 10 लाख लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और उसको वेतन भी दे सकते हैं। बोलिए ऐसा संभव है कि नहीं है? और नहीं, अगर साफ साफ बुझा रहा है तो हम थोड़ा साफ साफ बुझा देते हैं। प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है। बताओ, जे देश गरीब हुए वो देश के प्रधानमंत्री खातिर 8,500 करोड़ विमान खरीदा कौन जरूरत है? जैसी जनता वैसा नेता, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, प्राथमिकता अलग है सरकार की। सरकार की प्राथमिकता यह है कि नेताजी का पेंशन बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों का पेंशन बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि हम पुराना पेंशन लागू करेंगे और नए पेंशन के नाम पे जो लूट है उसको बंद करेंगे। लोगों ने कहा कि खाली नौजवाने सब तोरा पीछा जोश में छो। कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इस चुनाव में हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर लिंग और हर आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखे हैं। हम सिर्फ नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बने, अगर हमको बहुमत मिले, और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी अजय जी कान में धीरे से कह रहे थे कि दलसिंह सराय का 6 पंचायत में जो है थोड़ा स्थिति कमजोर है, क्योंकि संगठन यहाँ हमारा थोड़ा कमजोर है। हम बोले अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, पांचों पार्टियों के संगठन को अपना ताकत समझिए, और जिस संगठन में, जिस इलाके में आपका संगठन मजबूत है वहां आप आरजेडी का मदद कीजिएगा, और जहां आरजेडी मजबूत है वहां आपका मदद करेगा। नहीं, बैलगाड़ी केना चले छे? एगो बैल चले बायां आ एगो बैल चले दायां तो गाड़ी चलता है। ये महागठबंधन इसीलिए बनाया गया है। ये महागठबंधन इसी सोच के साथ बनाया गया है कि आपस में हम लोगों को नूरा कुश्ती नहीं करनी है। अरे बेटी के बियाह होइ छै, भोज होइ छै, कोई निमक परसे छै, कोई रसगुल्ला परसे छै। सभे रसगुल्ले परसे लगते तब निमक के परसते। जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता से लोग सहयोग करेंगे। बोलिए सहयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? इस 6 पंचायत में इनको चिंता करने का जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं ना होगा कि इनको पोलिंग एजेंट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत नहीं होगा जब अब 6 पंचायत में 20 इस गांव में हमारी कई रिश्तेदारी है। कौरो कुटुंब को फोन कर ले जेते ई दौरान। और मैं ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरा घर बेगूसराय है, मेरा नानी घर दलसिंह सराय है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में हम लोग अपनी एकता सुनिश्चित करेंगे। और सिर्फ ये जोश सभाओं और रैलियों में नहीं दिखेगा। जब 3 तारीख को मतदान होगा, भोरे भोर तैयार होकर हरियरका ललका गमछा देकर हम लोग बूथ पे डटे रहेंगे। और हम नौजवानों की तरफ से आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, कहीं दिए हो तोरे भरोसे ना, एकदम बूथ पर करे कमान रहना है। और अपने बुजुर्गों को, लॉकडाउन खत्म हो गया है, उसकी कहानी की चर्चा बाद में, अपने बुजुर्गों को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए घर से निकाल करके
मतदान सेंटर पे ले जा करके उनको वोट करवाना है। खाली ऊपरे ऊपरे हवा बनेला से काम नहीं चलने वाला है। 3 तारीख तक मुस्तैदी से डटे रहना है और 10 तारीख तक जब तक हम सरकार बदल नहीं दे तब तक हिलने का जरूरत नहीं है। और ये सरकार बदलने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? सरकार बदलने की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में लंबे समय के बाद जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म के झगड़े से ऊपर उठ करके बिहार के लोगों ने रोजगार को आवाज लगाई है, रोजगार देने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। लोगों ने कहा है कि चाहे नौजवान का सवाल हो, उनको नौकरी देने का सवाल हो, या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन देने का सवाल हो, इस बार मतदान नीतियों पर होगा, बिहार के मुद्दों पर होगा। इधर उधर की बात में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम आपसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि 3 तारीख को जब आप मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप सोचिएगा कि लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से हमारे परिवार के लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। आप सोचिएगा कि पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती है, और नौकरी के लिए फॉर्म निकालना और फॉर्म के नाम पे वैसा पैसा वसूलना एक नया धंधा बन गया है। आप देखिएगा कि जो लोग रेलवे का तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है, बैंकिंग का तैयारी करता है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, जब फॉर्म भरने के लिए जाता है तो कहीं 500 कहीं 1000 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाता है। एना आकाश दने मूरी के मुँह हियाबैत रहे छे, कहिया डेट निकलते एग्जाम को। एक तो एग्जाम होता नहीं है, और एग्जाम सेंटर पे जब आप पहुंचिएगा तो परीक्षा देते देते पता चलेगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बताइए कि कितना बहाली है जिसमें ईमानदारी से मेहनत करने वाले आम लोग, जिनके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, उनको नौकरी मिल जाती है। ये परीक्षा के नाम पे जो वसूली होती है, इसको हम लोगों ने रोक लगाने का फैसला किया है और कहा है कि बिहार के किसी भी बहाली के लिए विद्यार्थियों से कोई पैसा नहीं वसूल किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई को, हमारे संघर्ष को पीछे धकेल दिया जाए। अभी एक हमारे मीडिया के साथी इधर खड़े थे। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मित्र, लेकिन आपका जो मालिक लोग है ना, सब ईमान बेच दिया है। आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, आप तो हमारे घर के हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका मालिक लोग जिसका चाकरी कर रहा है, और उसके चलते देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था -24% हो गया है। सोच के देखिएगा कि सौंसे गांव गरीब भै जाए आ एगो आदमी दुनिया के सबसे बेसी अमीर आदमी बन जाए, ये कैसे संभव है? बताइए ये कैसे संभव है? इसका मतलब ये है कि देश जो गरीब हो रहा है, आपका हमारा पैसा लूट करके उसका खजाना भरा जा रहा है। यह बात हमको समझना होगा। और जिसका खजाना भरा जा रहा है, उसी के पास टीवी है, उसी के पास अखबार है। वो करता क्या है? करता ये है कि इधर उधर के मुद्दों में हमको उलझा करके जो हमारा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है, उसको गुमराह कर देता है। आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात करके देख लीजिए, आप छोटे दुकानदारों से बात करके देख लीजिए, छोटे उद्योगपतियों से बात करके देख लीजिए, सरकारी नौकरी करने वालों से बात करके देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों से बात करके देख लीजिए, किसानों से बात करके देख लीजिए, नौजवानों से बात करके देख लीजिए। साहब खड़े हैं यहाँ पर, पुलिस में है, पूछिएगा इनको कि कैसे जो है सरकारी नौकरी करते हुए लोगों का पेंशन समाप्त कर दिया गया है और एमपी एमएलए का पेंशन धड़ाधड़ चल रहा है। ये जो सवाल है, इस सवाल पे हमको समझना होगा कि क्यों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है
कि 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है अपना मुस्तकबिल तय करने का, अपना भविष्य बनाने का। और ये जब भविष्य बनाने का मौका आया है तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा वोट बदलाव के लिए हो, हमारा वोट हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हो, और हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को हो जिसका ईमान बिकाऊ नहीं हो। यह बात हमको समझना पड़ेगा। इतना तो मानते हैं ना आप लोग, लाल झंडा कमजोर हो गया है, मानते हैं, लेकिन लाल झंडा इतना कमजोर नहीं हुआ है कि कोई 50 करोड़ दे करके अजय बाबू का वोट खरीद लेगा। इतना तो मानते हैं ना आप लोग कि जितनी सीटें हम लोगों को मिली हैं महागठबंधन में, इसीलिए हम लोग संख्या नहीं देख रहे हैं। जितनी भी सीटें हमको मिली हैं, अगर वो सीट हम जीतते हैं तो हमारे विधायक के साथ कोई रिजॉर्ट नहीं खेल पाएगा। है हिम्मत? कोई इतना पैसा कमाया है कि हमारे विधायक को खरीद ले? उसका खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन हमारे विधायक को नहीं खरीद पाएगा। ये इतना बड़ा चुनौती है हमारे सामने कि एक तरफ हमको अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करना है, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो पैसा देख करके अपना ईमान न डुला दे। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये एक गंभीर चुनाव है। इस गंभीर चुनाव में आप इस चुनाव को उस तरीके से नहीं ले सकते हैं जिस तरीके से चुनाव को आज तक आप लेते आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बिहार को बदलने का जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन में आपको शिरकत करनी होगी, और इस जन आंदोलन में आपको ऐसे जननेता और जनप्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा कि हार जाए कि जीत जाए। बोलिए, लोकसभा चुनाव तो हारिए न गए, तो कौन सा जो है लंदन चले गए विजय माल्या के पास? यहीं रहे, ब्लॉक पे यही मिलते हैं ना, पंचायत भवन पे यही मिलते हैं ना, किसान के आंदोलन में यही मिलते हैं ना, लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में राहत सामग्री बांटते हुए यही मिल रहे थे ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। सही व्यक्ति का जब हम चुनाव करेंगे तभी हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के लोगों के बीच में ये लड़ाई है, 2 तरह के सोच के बीच में ये लड़ाई है। एक सोच वो है जो हर बात पे हिंदू और मुसलमान करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग हैं जो हर बार जय जवान, जय किसान और जय संविधान करते हैं। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप अपने तकलीफों को ध्यान में रखिए, आप अपनी समस्याओं को ध्यान में रखिए, और ये भरोसा रखिए कि अगर समय समय पे हम लोग बदलाव करते रहें तो हवा ताजी रहेगी, वातावरण सुंदर और स्वच्छ रहेगा। बताइए, घर में 15 साल से झाड़ू नहीं देबो, घर के की हाल हो जेते? महके लगते घर, कहीं मकरा के जाला लग जेते, कहीं बांस बल्ली गिर जेते, कखने छत ढनमना जेते। ऐसा होगा कि नहीं होगा? माँ बहन खाना बनाती हैं, उधर बैठी हुई हैं कि दाल के नहीं लाड़बै तो दाल ठीक रहता है, और रोटी नहीं पलटबै तो रोटी बचते कि जड़ जेते। तो 15 साल होलै ना, बदलाव होए चाहिए कि नहीं? इतना धीरे से बदलाव होते, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बदलने का संकल्प लीजिए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम लोगों को बहुमत मिलती है, अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, महागठबंधन के अगर एक एक प्रत्याशी जीतते हैं, तो उस बदलाव की गाड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। और बिहार में जो विकास की ट्रेन पटरी से उतर गई है, उसको पटरी पे वापस लेकर के आएंगे और विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद।